हेलो एंड वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ द लेक्चर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैलक्लूशन। अभी तक हमने एंगल्स क्लास 3 मैलक्लूशन तक कंप्लीट कर लिए हैं। इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं ड्रॉप बैक्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स क्लासिफिकेशन ऑफ मैलक्लूजन से। जो एंगल ने क्लासिफिकेशन दिया मैलक्लूजन के, उनके ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो एंगल ने कंसिडर्ड किया मैलक्लूजन ओनली इन द एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन। एंगल्स ने जो मैलक्लूजन क्लासिफाई किया वो सिर्फ एंटीरो पोस्टीरियर प्लेन में किया, ट्रांसवर्स या वर्टिकल प्लेन में नहीं किया। एंगल ने कंसिडर किया फर्स्ट परमानेंट मोलर को एक फिक्स्ड पॉइंट स्कल में, लेकिन ऐसा मिला नहीं, ऐसा देखा नहीं गया कि जो फर्स्ट परमानेंट मोलर है ना वो स्कल में फिक्स पॉइंट है। तो ये दूसरा हो गया उनका ड्रॉबैक। थर्ड ड्रॉबैक इज, अगर उन्होंने फर्स्ट परमानेंट मोलर को फिक्स्ड पॉइंट बोला है तो फर्स्ट परमानेंट मोलर के एब्सेंस में, उसके प्री मैच्योर शेडिंग में या एक्सट्रैक्शन की वजह से अब अक्लूजन की क्लासिफिकेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। एंगल ने डेसिडस डेंटिशन की क्लासिफिकेशन नहीं दी। जो एंगल की क्लासिफिकेशन है, इट कांट बी एस्टैब्लिश ऑन डेसिडस डेंटिशन। एंगल्स क्लासिफिकेशन ऑफ मैलक्लूजन कांट बी एस्टैब्लिश अप्लाइड ऑन डेसिडस डेंटिशन। नेक्स्ट, स्केलेटल एंड डेंटल मैलक्लूजन डिफरेंशिएशन एब्सेंट। उन्होंने स्केलेटल और डेंटल कारण की वजह से जो मैलक्लूजन हो गए वो नहीं बताया। ईटियोलॉजी, उन्होंने मैलक्लूजन की ईटियोलॉजी हाईलाइट नहीं की। तो ये सारे थे ड्रॉबैक्स, ठीक है। एंटीरो पोस्टीरियर प्लेन में फर्स्ट मोलर के केस में डेसिडस का उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। स्केलेटल और डेंटल मैलक्लूजन के बीच का डिफरेंशिएशन जो है वो एब्सेंट है, और ईटियोलॉजी भी नहीं बताई। इसको जो इनका ड्रॉबैक्स था, इसको ओवरकम करने के लिए डेवीज ने मॉडिफाई किया एंगल्स क्लासिफिकेशन ऑफ मैलक्लूजन को। मॉडिफाई किया इन्होंने डिवाइड किया एंगल्स क्लासिफिकेशन ऑफ मैलक्लूजन में। एंगल्स क्लास 1 को 5 टाइप में और एंगल्स क्लास 3 को 3 टाइप में। तो एंगल्स क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किसने किया? डेवीज ने किया। एंगल्स क्लासिफिकेशन के जो और सब टाइप्स किसने बताए? एंगल्स क्लासिफिकेशन में जो 3 क्लास थे उसमें और सब टाइप्स किसने बताया? डेवीज ने बताया। एंगल क्लास 1 को उन्होंने 5 सब टाइप में और एंगल क्लास 3 को डेवीज ने 3 सब टाइप में डिवाइड किया। ये आप याद रखना कि एंगल्स क्लासिफिकेशन का मॉडिफिकेशन किया डेवीज ने, और एंगल्स क्लासिफिकेशन में और सब डिवीजन ऐड किया डेवीज ने। इतना ही इंपॉर्टेंट है। और एक है डॉक्टर लिस्चर, LISCHER, डॉक्टर लिस्चर। इन्होंने क्या किया, जो एंगल्स क्लासिफिकेशन ऑफ मैलक्लूजन में जो टर्म थे ना, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3, इनको इन्होंने दूसरा टर्म दिया। इन्होंने कहा क्लास 1 को न्यूट्रो अक्लूजन, क्लास 2 को डिस्टो अक्लूजन एंड क्लास 3 को मेजियो अक्लूजन। इसको आप रिलेट कर लेना। क्लास 1 को कहा इन्होंने न्यूट्रो अक्लूजन, क्लास 2 को इन्होंने कहा डिस्टो अक्लूजन क्योंकि एंगल ने डिस्टो बकल कस्प की बात की थी, और क्लास 3 को इन्होंने कहा मेजियो अक्लूजन क्योंकि क्लास 3 में मेजियो बकल कस्प की वापस से बात हो रही है, ठीक है। किसने रीनेम किया या अलग टर्म दिया एंगल्स क्लासिफिकेशन को? लिस्चर ने दिया। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ और टर्म्स ऐड कर दिए मैलक्लूजन के लिए। जैसे इन्होंने क्या दिया, बको अक्लूजन, जिसमें क्या हो रहा था, बकल प्लेसमेंट ऑफ अ टूथ और मोर देन 1 टूथ, उसको इन्होंने क्या दिया, बको अक्लूजन। इन्होंने क्या दिया, एक्सियो वर्जन, कब? जब एबनॉर्मल एक्सियल इंक्लिनेशन हो रही है टूथ की, तो एक्सियो वर्जन इन्होंने क्या दिया। ऐसे ही अलग अलग इन्होंने टर्म दे दिए। तो ये हो गया मिस्टर लिस्चर। अब आए साइमन्स क्लासिफिकेशन। जो एंगल्स क्लासिफिकेशन है ना, वो बस एक ही प्लेन में है, एंटीरो पोस्टीरियर में है। एंगल्स क्लासिफिकेशन जो है ट्रांसवर्स और वर्टिकल प्लेन में नहीं दिया गया। तो साइमन ने ना बताया कि मैलक्लूजन जो है एंटीरो पोस्टीरियर के साथ साथ ट्रांसवर्स और वर्टिकल प्लेन में भी हो सकता है, जिसको हमने कहा क्रेनियोमेट्रिक क्लासिफिकेशन। तो क्रेनियोमेट्रिक क्लासिफिकेशन किसने दिया? साइमन ने दिया। साइमन प्रेजेंटेड craniometric classification that related the dental arches in all 3 planes, that is anteroposterior, transverse and vertical. तो साइमन ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया? क्रेनियोमेट्रिक क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें तीनों प्लेन्स में मैलक्लूजन के बारे में बात हो रही थी। साइमन ने क्या किया, ही यूज्ड फ्रैंकफर्ट हॉरिजेंटल प्लेन और बाइटल प्लेन एंड मिड सैजिटल प्लेन। फ्रैंकफर्ट ने साइमन ने अपनी क्लासिफिकेशन में क्या यूज किया? इन्होंने फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन
ऑर्बिटल प्लेन एंड मिड सैजिटल प्लेन यूज किया। इनकी क्लासिफिकेशन जो थी वो किस पे बेस्ड थी? क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन abnormal deviation of dental arches from their normal position in relation to these three planes: Frankfurt horizontal plane, orbital plane and mid sagittal plane। इन तीनों प्लेन के रिलेशन में जो एबनॉर्मल डेविएशन हो रही थी डेंटल आर्चेस की, उसके बेसिस पे साइमन ने अपना क्लासिफिकेशन दिया और इस क्लासिफिकेशन को हमने कहा क्रेनियोमेट्रिक क्लासिफिकेशन गिवन बाय साइमन। तो क्या है फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन? फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है, इट कनेक्ट्स अपर मार्जिन ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटिस टू द इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन। फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन कनेक्ट करता है अपर मार्जिन एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटिस का इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन से। इसको याद रखने के लिए याद रखना यहाँ पे ईयर और आई, फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन में ईयर और आई दोनों की कुछ बात हुई थी, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटिस टू इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन। ठीक है, बस याद रखने के लिए बता रही हूं मैं ये ट्रिक। फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन क्लासिफाई मैल अक्लूजन इन वर्टिकल प्लेन। तो फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैल अक्लूजन किस प्लेन में क्लासिफाई होते हैं? वर्टिकल प्लेन में। फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है वर्टिकल प्लेन में मैल अक्लूजन को क्लासिफाई करते हैं। देयर इज ए टर्म अट्रैक्शन एंड अनदर इज एब्स्ट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन क्या है? व्हेन डेंटल आर्च और पार्ट ऑफ इट इज क्लोजर देन नॉर्मल टू फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर जो फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके साथ जो डेंटल आर्चेस का एक नॉर्मल डिस्टेंस होगा, उससे ज़्यादा क्लोज, उससे ज़्यादा पास आ जाए डेंटल आर्च जो है फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन के, तो उसको हमने कहा अट्रैक्शन। सिंपल है, नेम से अट्रैक्ट हुआ, पास आया। एब्स्ट्रैक्शन व्हेन डेंटल आर्च और पार्ट ऑफ इट इज फार्दर अवे फ्रॉम फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो इसको हमने कहा एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इज ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन। इजी, ऑर्बिटल प्लेन क्या है? फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है। अकॉर्डिंग टू साइमन, दिस प्लेन शुड पास थ्रू द डिस्टल थर्ड ऑफ अपर कैनाइन। ऑर्बिटल प्लेन कहाँ से पास होना चाहिए? ये परपेंडिकुलर है और कैनाइन हमारा है ऐसे ही है सीधे लाइन में, तो ये ना इट शुड पास थ्रू द डिस्टल से, ठीक है, डिस्टल थर्ड ऑफ अपर कैनाइन। ऑर्बिटल प्लेन जो है सेंट्रल हो गया, लेटरल हो गया, कैनाइन हो गया, डिस्टल थर्ड ऑफ अपर कैनाइन से पास होना चाहिए हमारा ऑर्बिटल प्लेन। साइमन्स लॉ ऑफ कैनाइन, ठीक है, अभी तक हम साइमन की ही बात कर रहे हैं। इट डिस्क्राइब्स मैल अक्लूजन इन सैजिटल और एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन। साइमन्स लॉ ऑफ कैनाइन क्या कहता है? साइमन्स लॉ ऑफ कैनाइन डिस्क्राइब करता है मैल अक्लूजन को सैजिटल या एंटीरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में या सैजिटल डायरेक्शन में। ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है, जो फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन था वो वर्टिकल प्लेन में कर रहा था। साइमन्स लॉ ऑफ कैनाइन जो है वो डिवाइड करता है सैजिटल प्लेन में। नेक्स्ट इज मिड सैजिटल प्लेन। मैल अक्लूजन इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ठीक है, ध्यान देना आप। फ्रैंकफर्ट हो गया, ऑर्बिटल हो गया, अब बात हो रही है मिड सैजिटल प्लेन की। मिड सैजिटल प्लेन में ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मैल अक्लूजन होगा, उसका डिवीजन, उसके बारे में बताया जाता है। डिस्ट्रैक्शन व्हेन अ पार्ट और होल ऑफ द आर्च इज अवे फ्रॉम मिड सैजिटल प्लेन। डिस्ट्रैक्शन कब कहेंगे? जब मिड सैजिटल प्लेन से दूर होगा तो डिस्ट्रैक्शन कहेंगे। कॉन्ट्रैक्शन कब कहेंगे? मिड सैजिटल प्लेन के जब आर्च पास होगा तो कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। याद रखना आप, उधर एब्स्ट्रैक्शन और अट्रैक्शन था फ्रैंकफर्ट के केस में, यहाँ डिस्ट्रैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन है मिड सैजिटल प्लेन के केस में। बेनेट्स क्लासिफिकेशन ऑफ मैल अक्लूजन। मिस्टर नॉर्मैन बेनेट ने मैल अक्लूजन को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी के बेसिस पे मैल अक्लूजन को किसने क्लासिफाई किया? मिस्टर नॉर्मैन बेनेट ने। इन्होंने क्लास 1 में कहा कि एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ वन और मोर टीथ ड्यू टू लोकल काउज। क्लास 1 ऑफ मैल अक्लूजन इज ड्यू टू लोकल काउज। क्लास 2 मैल अक्लूजन abnormal formation of a part of or whole of either arch due to developmental defects of bone। पहला लोकल काउज के कारण हो रहा है, क्लास 2 मैल अक्लूजन इन्होंने बताया क्यों होगा? डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स ऑफ बोन के कारण होगा। क्लास 3 मैल अक्लूजन
Abnormal relation between upper arch and lower arch and between either arch and facial contours and correlated abnormal formation of either arch. किसी भी आर्च में abnormal formation हो रहा हो या फिर abnormal relation हो upper and lower arch का and between either arch and facial contour का या फिर formation का. इन्होंने मिस्टर नॉर्मन बेनेट ने ये दिया तीनों क्लासिफिकेशन. किसके बेसिस पे? ईटियोलॉजी के बेसिस पे बेनेट ने क्लासिफिकेशन दिया था मैलक्लूजन का. नाउ एकरमैन प्रॉफिट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. एकरमैन प्रॉफिट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? इन्होंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ मैलक्लूजन का वेन सिंबॉलिक डायग्राम के बेसिस पे. तो वेन सिंबॉलिक डायग्राम के बेसिस पे एकरमैन ने दिया था मैलक्लूजन का क्लासिफिकेशन. इन्होंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया था. इटियोलॉजी ऑफ मैलक्लूजन. अब मैलक्लूजन की क्या क्या इटियोलॉजी होगी? हेरिडिटरी हो सकती है, हेरिडिटी हो सकती है जब चाइल्ड इनहेरिट करेगा कन्फ्लिक्टिंग ट्रेट्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स रिजल्टिंग इन एबनॉर्मलिटीज ऑफ द इंटरफेशियल रीजन, या फिर रेशियल हो, एथनिक हो, रीजनल हो, इंटरमिक्स हो, कुछ भी. दूसरा कंजिनाइटल डिफेक्ट्स के कारण क्लेफ्ट लिफ्ट में, क्लेफ्ट पैलेट में, सेरेब्रल पॉल्सी में, इन सब में मैलक्लूजन के केसेस दिखेंगे. इन्वायरमेंटल इफेक्ट. इन्वायरमेंटल इफेक्ट में क्या होगा कि फोर्सेप्स डिलीवरी इंजरी हो जाए या फिर मैटरनल ड्रग्स जो हो, सर्टेन ड्रग्स का यूज मदर कर रही हो, मैटरनल यूज ऑफ सर्टेन ड्रग्स, जिसके वजह से साइड इफेक्ट हमें देखने को मिले. नंबर ऑफ टिथ की एनोमलीज. एनोमलीज इन नंबर ऑफ टिथ में सुपर न्यूमरेरी टिथ. सुपर न्यूमरेरी टिथ आप किसको बोलोगे? सुपर न्यूमरेरी टिथ which does not resemble normal teeth, have abnormal morphology, have supernumerary